Hello, I am Rafiq and I welcome you all in this class of two-dimensional geometry. We are studying ellipse, and in last video we solved problems related to ellipse. Today we are going to introduce an article related to ellipse, intersection of ellipse and a line. एक दीर्घवृत्त और एक रेखा का प्रतिच्छेदन कैसे होता है। इलिप्स हम जानते हैं कि सेकंड डिग्री इक्वेशन है, सेकंड डिग्री कर्व है। कोई भी रेखा किसी वक्र को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है, ये डिपेंड करता है कि उस वक्र की घात कितनी है। जैसे अगर कोई 3 घातीय वक्र है तो एक रेखा उस 3 घातीय वक्र को ज़्यादा से ज़्यादा 3 बिंदुओं पर काट सकती है। दीर्घवृत्त 2 घातीय होता है, तो कोई भी रेखा दीर्घवृत्त को अधिकतम 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर सकती है, प्रतिच्छेदित कर सकती है। तो एक दीर्घवृत्त और एक रेखा अगर हमें दी हुई हो तो उनकी रिलेटिव पोजीशन यानी वो एक दूसरे के सापेक्ष किस स्थिति में हो सकते हैं, वो ये 3 संभावनाएं हो सकती हैं। या तो रेखा दीर्घवृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, या रेखा इस तरह की होगी कि दीर्घवृत्त से बिल्कुल दूर होकर निकल जाएगी, यानी दीर्घवृत्त और उस रेखा में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई ओवेनिस्ट पॉइंट नहीं होगा। या फिर एक पॉइंट ओवेनिस्ट होगा। केवल जब एक पॉइंट ओवेनिस्ट होगा तो इस सिचुएशन में ये रेखा इस दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। या इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये रेखा दीर्घवृत्त को इस जगह काट रही है, 2 जगह, ये रेखा स्वयं के समांतर विस्थापित करके यहाँ लाई जाए अपने समांतर, तो जो 2 प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो अब पास पास आ गए पहले से। अगर वो रेखा और विस्थापित कर दी जाए तो वो 2 बिंदु यहाँ आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु जो पहले से और पास आ गए, और उस रेखा को प्रतिच्छेदित विस्थापित कर दें तो वो दोनों प्रतिच्छेद बिंदु रेखा और दीर्घवृत्त के और पास आ गए। और इस तरह से एक सिचुएशन आएगी जब वो दोनों बिंदु एक के ऊपर एक आ जाएंगे, यानी कोइंसिडेंट हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे। उस समय वो रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। और उससे भी अगर रेखा विस्थापित होकर और दूर चली जाए तो फिर नो कॉमन पॉइंट। तो हम जानना चाह रहे हैं कि एक रेखा और दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या हो सकते हैं और उनकी स्पर्शता, यानी अगर रेखा स्पर्श रेखा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, और अगर रेखा 2 स्पष्ट बिंदुओं पर काटती है, 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर काटती है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटे हुए अंतःखंड की लंबाई कितनी होगी। ये सब हम इस आर्टिकल में ले रहे हैं। तो हमारा आर्टिकल है दीर्घवृत्त एवं सरल रेखा का प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन ऑफ एन एलिप्स एंड ए लाइन। तो हमने एक रेखा और एक दीर्घवृत्त ले लिए। कोई एक सरल रेखा है y = mx + c, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। कोई भी रेखा हो इस रूप में व्यक्त की जा सकती है। और जो दीर्घवृत्त है उसका मानक समीकरण ले लिया, x² / a² + y² / b² = 1। तो ये लाइन और ये एलिप्स, हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु और उन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये जो इक्वेशन नंबर 2 है वो दीर्घवृत्त इस फिगर में ये वाला है, और जो ये लाइन है वो मान लो ये है। अब रेखा दीर्घवृत्त को काटे तो ये जैसे इस फिगर में अगर रेखा इस सिचुएशन में रही तो 2 बिंदु होंगे प्रतिच्छेद बिंदु, एक P और एक Q, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमने मान लिए हैं। मान लो कि P x1 y1 है और जो दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु है रेखा और दीर्घवृत्त का, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। तो हम इन x1 y1 और x2 y2 को ज्ञात करना चाह रहे हैं और इनके बीच की ये दूरी भी ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो जब भी कोई 2 वक्रों या एक रेखा एवं एक वक्र के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, उन दोनों की इक्वेशंस को हल कर लें, क्योंकि वो पॉइंट्स जो दोनों को सेटिस्फाई करें वो दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं।
तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को हल कर लेते हैं, जैसे आप पिछली क्लासों में करते आए हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इजिकल टू 3 और x माइनस वाई इजिकल टू 5, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन हैं तो ये दो रेखाएं हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु कोई होगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकाल लें। तो जो x और y के मान आएंगे वो प्रतिच्छेद बिंदु या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो रहा है, जैसे इनको हम दोनों को ऐड कर दें तो 2x बराबर 8 यानी x बराबर 4 और x का मान 4 इसमें रख दें तो y का मान -1 आ जाएगा। तो 4 - 1 ये इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, क्योंकि ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को हल करके निकाला है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो सीधी सी बात यह है कि दो रेखाओं या दो वक्रों या एक रेखा एवं एक वक्र के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने हों तो उन दोनों के समीकरणों को x और y के लिए हल कर लें। जो x और y के मान आएंगे वो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो इस प्रयास में हम इस रेखा और इस दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए, अब हल करने का मतलब क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करके x और y के मान निकालने हैं। तो x और y के मान निकालने के लिए हम पहले y का विलोपन करके x की वैल्यू निकाल लें। तो पहले तो हमने इस इक्वेशन को जो एलिप्स की है उसको एलसीएम लेके लिख दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें एलसीएम आएगा और एलसीएम को इधर पहुंचा देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये तो एलिप्स का ही इक्वेशन है। अपॉन वाला पद यानी हर वाले पद ख़त्म करने के लिए हमने एलसीएम लेके लिख दिया। अब ये एलिप्स और ये लाइन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई के मान निकालने के लिए पहले हम वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो वाई की वैल्यू एक स्ट्रेट लाइन से वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी इस एलिप्स की इक्वेशन में यहाँ रख दें। तो ये इक्वेशन हो जाएगी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर अपनी जगह इंटू वाई की जगह एम एक्स प्लस सी और होल स्क्वायर अपनी जगह बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें। एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c एम एक्स प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इसके मल्टीप्लिकेशन में है। अब इस इक्वेशन में तीन तरह की टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स की सिंगल पावर वाली और बिना एक्स वाली। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स की सिंगल पावर का पद केवल एक यही है जो हो जाएगा 2a स्क्वायर सी एम एक्स, ए स्क्वायर बाहर से भी आएगा तो 2a स्क्वायर सी एम एक्स और कांस्टेंट टर्म होगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर तो इधर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन भी आ जाएगा। मतलब इस इक्वेशन के पदों को रीअरेंज करके हमने इस रूप में लिख लिया कि एक्स स्क्वायर की टर्म, एक्स की सिंगल पावर की टर्म और बिना एक्स वाली टर्म, ये एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण। अब इससे x के दो मान आएंगे, किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने पर x के दो मान आते हैं, तो वो क्या होंगे? वो होंगे रेखा और दीर्घवृत्त के दो प्रतिच्छेद बिंदुओं के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स यानी x कोऑर्डिनेट्स। तो बजाय इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के मान निकालने के हम मान पहले से मान लें। मान लो कि इस द्विघात समीकरण के दो मूल, या हम ये कहें कि रेखा और दीर्घवृत्त के दो प्रतिच्छेद बिंदु जो हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही मान लिए कि x1 y1 और x2 y2। इसका मतलब इन दोनों समीकरणों को हल करने पर x के दो मान x1 और x2 आने चाहिए और y के दो मान y1 y2 आने चाहिए, क्योंकि हमने वो पहले से मान लिए हैं। तो इस द्विघात समीकरण से जो x के दो मान आएंगे वो होंगे दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमने x1 और x2 मान लिए हैं। इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के मूल या रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x1 एंड x2 होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु हैं तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे अगर x1 y1 प्रतिच्छेद बिंदु है तो वो लाइन पर भी होगा और एलिप्स पर भी होगा, तो x1 y1 लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, एलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली x2 y2। तो हम इनको एक तो पहले लाइन की इक्वेशन में रख रहे हैं कि अगर हम ये मान रहे हैं कि रेखा और दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ये दोनों हैं तो ये दोनों रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो जैसे x1 y1 इस रेखा के समीकरण में रखेंगे तो y की जगह y1 और x की जगह x1 ये एक इक्वेशन आ जाएगी, और x2 y2 भी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उससे ये आ जाएगी कि y2 बराबर mx2 प्लस c। इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस कर लें तो y1 माइनस y2 बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में c कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर और m कॉमन आ जाएगा तो x1 माइनस x2। ये हम आगे की आवश्यकता के हिसाब से कर रहे हैं। हम इन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना चाह रहे हैं और इसके लिए इन टर्मों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हम आगे
आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए उसको ज्ञात करके रख रहे हैं। तो हमने माना कि x1 y1 और x2 y2 इन दोनों यानी रेखा और दीर्घवृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, तो फिर वो दोनों बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, उससे ये दोनों आ गए और इन दोनों का अंतर करने पर ये एक इक्वेशन बना के हमने रख लिया। इससे y कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस की वैल्यू x कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस के रूप में व्यक्त हो गई। अब हम वापस इस पर आएँ कि जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बना रखा है द्विघात समीकरण, क्योंकि वो दो प्रतिच्छेद बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स हमने x1 x2 मान रखे हैं, तो इस द्विघात समीकरण के ही वो दो मूल आएंगे x1 x2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स x1 x2 होंगे। तो हम उन x1 x2 की अलग अलग वैल्यू निकालने की बजाय हम उनमें रिलेशन लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² + bx + c = 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसके मूलों में क्या संबंध होता है, इसके रूट्स में क्या रिलेशन होता है। अगर इसके मूल x1 और x2 माने जाएँ, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो मूलों का योग कितना होता है, वो होता है -b/a, यानी x के गुणांक का माइनस बटे x² का गुणांक। और मूलों का गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो होता है c/a, कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का गुणांक। ये द्विघात समीकरण के बारे में सबने पढ़ रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 जो कि लाइन और इलिप्स की इक्वेशन जो थी उनसे y को एलिमिनेट करके x में द्विघात समीकरण बना, वो ये है। और ये जो द्विघात समीकरण है इसके ही दो मूल ये x1 और x2 होंगे। तो फिर हम x1 x2 के अलग अलग मान लिखने की बजाय मूलों का योग और मूलों का गुणनफल लिख रहे हैं। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल x1 x2 हैं, तो मूलों का योग x1 + x2 वो हो जाएगा -b/a, यानी माइनस ऑफ जितना x का गुणांक है अपॉन जितना x² का गुणांक है। और इन दोनों मूलों का गुणनफल x1 × x2 वो हो जाएगा c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद है a² × c² - b² और x² का गुणांक है a² m² + b²। तो ये हमने मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करके रख लिए। अब हम इस फिगर में देखें तो ये जो दो प्रतिच्छेद बिंदु हम माने हुए हैं रेखा और दीर्घवृत्त के, इनके बीच की दूरी, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, इसे कह सकते हैं रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटे हुए अंतःखंड की लंबाई, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, या कह सकते हैं जीवा की लंबाई, क्योंकि ये दीर्घवृत्त की जीवा हो जाएगी जो रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटी हुई जीवा है। तो ये दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं, यानी कि रेखा और दीर्घवृत्त के जो दो प्रतिच्छेद बिंदु हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो जब हमने कोऑर्डिनेट्स इनके मान रखे हैं दोनों बिंदुओं के, तो दूरी तो हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल पाएंगे। फिर इन x1 y1 x2 y2 के को एलिमिनेट करना होगा, यानी इनके मान रखने होंगे। तो हम यहाँ पर आएँ कि PQ रेखा तथा दीर्घवृत्त, रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई PQ, यानी उस जीवा की लंबाई PQ। तो कोऑर्डिनेट्स P और Q के उपलब्ध हैं, तो डिस्टेंस फार्मूले से ये आ जाएगा। अब दूरी का सूत्र बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सब जानते हैं। इसमें x1 x2 y1 y2 के हमारे पास अलग अलग मान नहीं है। अगर अलग अलग मान होते तो इसमें रख देते तो जीवा या अंतःखंड की लंबाई आ जाती, लेकिन हमारे पास x1 और x2 का योग और x1 और x2 का गुणनफल उपलब्ध है केवल। तो हम इसको इन्हीं रूपों में व्यक्त करेंगे। तो पहले तो हम y को एलिमिनेट कर दें, वो इसीलिए हमने यहाँ ज्ञात करके रखा था, ये y1 - y2 = m × x1 - x2। तो यहाँ से y1 - y2 का मान रख देंगे, तो y1 - y2 के होल स्क्वायर का मान आ जाएगा m² × x1 - x2 का होल स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन नंबर 6 से यहाँ वैल्यू रख दी ताकि y कोऑर्डिनेट्स एलिमिनेट हो जाए, ओनली x कोऑर्डिनेट्स बचेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़, और यहाँ y1 - y2 के होल स्क्वायर का मान इक्वेशन नंबर 6 से रख दिया वर्ग करते हुए। इसको और सॉल्व करें, ये सिंपल कैलकुलेशन है जो आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर x1 - x2 का होल स्क्वायर दोनों में है, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 और यहाँ से m² बचेगा। तो 1 + m² × x1 - x2 का होल स्क्वायर। अब ये दो पदों के अंतर का स्क्वायर है। हमें इन दोनों पदों की या दोनों जो ये वैल्यूज़ हैं x1 x2 उनका योग और गुणनफल पता है, जबकि यहाँ पर है दोनों का अंतर। तो अंतर के स्क्वायर को हम योग और गुणनफल में बदल दिया है। ये सब जानते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर बराबर होता है x1 + x2 का होल स्क्वायर - 4x1 x2। नहीं जानते हो तो इसको वेरीफाई कर लो। अगर ये होल स्क्वायर खोलें तो ये आएगा x1² + x2² - 2x1 x2, और ये पूरी टर्म भी सॉल्व करने पर उतनी आएगी, x1² + x2² + 2x1 x2 - 4x1 x2, तो वो भी -2x1 x2 हो जाएगा। तो इसकी ये वैल्यू होती है।
दो पदों के अंतर के होल स्क्वायर को दो पदों के योग के होल स्क्वायर और उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास मान योग और गुणा के हैं और ये है अंतर x1 और x2 का, तो अंतर को योग और गुणा में बदल लिया, तो ये तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इसमें x1 प्लस x2 का मान इक्वेशन नंबर 7 से रख दें, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर करके रख दें। x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर का मान यहाँ से आ जाएगा 4a की पावर 4 c स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो वो मान यहाँ रख दिया। 1 प्लस एम स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 1 प्लस एम स्क्वायर रह गया, ये टर्म कॉमन आई थी, माइनस 4 अपनी जगह और x1 x2 का ये मान जो इक्वेशन नंबर 8 से हमने मूलों के गुणनफल के तौर पे बना के रख रखा है वो रख दिया, a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यूज़ रख दी है। इससे हमें x1 x2 y1 y2 चारों एलिमिनेट हो गए जो अज्ञात राशियाँ थी, जो कि हमारी मानी हुई थी। और अब इस टर्म में वही राशियाँ हैं जो दीर्घवृत्त या लाइन की इक्वेशन से प्राप्त हैं, जैसे a और b ये दीर्घवृत्त से प्राप्त हैं और m और c ये लाइन से प्राप्त हैं। तो बिना उन दो बिंदु p और q के कोऑर्डिनेट्स एग्जैक्टली प्राप्त किए हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर ली, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 उनके कोऑर्डिनेट्स मान लिए थे और फिर उनको एलिमिनेट कर दिया मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का उपयोग करके। अब ये इक्वेशन को और सरल कर लें। इसमें दोनों में 4a स्क्वायर कॉमन है तो 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो बचेगा 4 तो कॉमन आ गया, a स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन नीचे वाला पद, और यहाँ से बचेगा माइनस ये 4a स्क्वायर कॉमन गया तो ये बचेगा। अब यहाँ पे इस वाली टर्म में एलसीएम ले लें, नीचे a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है और यहाँ सिंगल पावर है तो होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर ये टर्म बचेगी माइनस ये वाली टर्म इनटू, क्योंकि यहाँ एक पावर थी और होल एलसीएम में दो पावर ली तो एक पावर ऊपर गुणा हो जाएगी। ये सब एलसीएम वगैरह लेना, ये कैलकुलेशंस सब जानते हैं, इनमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आए कि आगे और सॉल्व करें इसको, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम होने के बाद ये जो ऊपर टर्म आई दिस इंटू दिस, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों पद इन दोनों पदों से मल्टीप्लाई होंगे तो 4 टर्म हो जाएंगी, बाहर के माइनस को भी इंक्लूड कर लेंगे तो एक टर्म तो ये a स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर तो अपनी जगह यहाँ से आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर इस फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर, और इस सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने पर आएगा प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा b की पावर 4, बाहर के माइनस को भी इंक्लूड कर लिया है। इसमें a स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर और a स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये पद कैंसिल नहीं होगा, ये इस पर गलत चिन्ह लग गया कैंसिल का, इसको मैंने सही का चिन्ह बना दिया है, ये पद रहेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे। और सरल कर लें, यहाँ पर 4a स्क्वायर का वर्गमूल बाहर 2a ले लिया था, और ये जो नीचे टर्म है होल स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट ले लिया बाहर, तो वो रूट से बाहर आके सिंगल पावर में आ गया, तो ये कुछ कैलकुलेशन इधर भी कर ली है और ये दोनों कैंसिल। यहाँ जो बचता है वो ये दो टर्म बचती हैं, इन दोनों में से बी स्क्वायर भी कॉमन है तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक पद ये भी है तो इन तीनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, 1 प्लस एम स्क्वायर एज इट इज, और ये जो तीन टर्म बची लास्ट की तीनों, इन तीनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से तो मिलेगा a स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस सी स्क्वायर, तो ये और कैलकुलेशन हो गई। इस बी स्क्वायर का भी वर्गमूल बाहर आ जाएगा तो ये b हो जाएगा, तो बाहर 2a तो अपनी जगह और b यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर का वर्गमूल, और नीचे वाली टर्म अपनी जगह, रूट के अंदर बचेंगे ये दो फैक्टर, एक तो 1 प्लस एम स्क्वायर और एक यहाँ से बचेगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये जीवा की लंबाई या रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटे हुए अंतःखंड की लंबाई का सूत्र हो गया PQ। इसको याद भी रख सकते हैं और सवालों में सीधा उपयोग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक रेखा एक दीर्घवृत्त को काटती है, तो जो दो प्रतिच्छेद बिंदु आते हैं उन दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स नहीं ज्ञात किए हमने, सीधे उनके बीच की दूरी ज्ञात कर दी है। अब इससे और क्या निष्कर्ष निकलेंगे, इसके लिए पहले तो ये फॉर्मूले पर ध्यान दे लें कि कैसे बना और इसको याद भी रख लें। ये हम कह सकते हैं रेखा द्वारा दीर्घवृत्त पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई या जीवा की लंबाई, लेंथ ऑफ कोड या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेंगे, उस रेखा और दीर्घवृत्त की रिलेटिव पोजीशंस कैसी होंगी, वो सब हम डिस्कशन करें। तो उसके लिए पहले तो हम ये समझ लें कि पॉजिटिव नंबर का रूट दो आते हैं, प्लस और माइनस। नेगेटिव नंबर का रूट काल्पनिक होता है, जैसे -16 का रूट होगा
4 आयोटा। तो माइनस, अगर रूट के अंदर की संख्या नेगेटिव हो जाए तो वर्गमूल काल्पनिक होता है। इस बात को मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये सब जानते हैं। तो अब जो ये जीवा की लंबाई आई है उसमें ये जो रूट के अंदर का पद है ये पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो क्या संभव है? तो इस बारे में हम सोच सकते हैं कि 1 + m² तो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि m पे स्क्वायर लग रहा है और m² ज़ीरो या पॉजिटिव होगा तो 1 + m² हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो फैक्टर है ये पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि a² m² + b² माइनस c² माइनस लगा हुआ, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव अथवा ज़ीरो हो सकती है। इस आधार पर हम ये जो जीवा की लंबाई का हमने फॉर्मूला ज्ञात किया है इस पर 3 केसेस में विचार करें। तो अब निम्न तीन स्थितियां हैं, ये तो वही हेडिंग है जो हमने शुरू में लिख रखा है। पहली स्थिति क्या है कि अगर a² m² + b² c² से बड़ा हो, अगर ये बड़ा होगा तो c² इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a² m² + b² माइनस c² पॉजिटिव होगा। अगर a² m² + b² बड़ा हो c² से, तो c² को इधर ले लें तो इससे बन जाएगा a² m² + b² माइनस c² पॉजिटिव संख्या है। और अगर ये फैक्टर पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव था ही, तो रूट के अंदर की पूरी संख्या पॉजिटिव आ जाएगी, तो फिर उसका वर्गमूल वास्तविक संख्या आएंगी 2। तो अगर ये स्थिति हो कि a² m² + b² c² से बड़ा हो तो ये फैक्टर पॉजिटिव होगा, और ये फैक्टर पॉजिटिव होगा तो pq, इसका मतलब वो जो जीवा की लंबाई pq आई थी वो एक वास्तविक संख्या आएंगी। और अगर ये लंबाई वास्तविक है तो इसका मतलब ये है, वास्तविक होगी, धनात्मक भी होगी, तो उसका मतलब यह है कि ये p और q दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तभी उनके बीच की दूरी एक धनात्मक राशि और वास्तविक राशि आएगी। तो इसका मतलब pq वास्तविक एवं धनात्मक होगी। इसका मतलब रेखा दीर्घवृत्त को 2 वास्तविक एवं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। दैट इज दिस लाइन कट्स द इलिप्स एट 2 रियल एंड डिफरेंट पॉइंट्स। ये वाली सिचुएशन होगी अगर ये है, तो ये कंडीशन है, तो यानी रेखा दीर्घवृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती हो, इसका प्रतिबंध ये हो जाएगा कि a² m² + b² जब c² से बड़ा होगा तब ऐसा होगा। केस सेकंड, अगर हम इस बात पे विचार करें कि ये जो a² m² + b² है ये c² से छोटा है, तो फिर c² को इधर लेने पर आ जाएगा a² m² + b² माइनस c² इज नेगेटिव लेस देन 0। और जब ये नेगेटिव होगा, यानी ये फैक्टर जब नेगेटिव होगा, तो फिर रूट के अंदर का पूरा पद नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव का रूट काल्पनिक आ जाएगा, यानी ये इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। तब pq काल्पनिक होगी, यानी दोनों p और q के बीच की दूरी काल्पनिक होगी, और दूरी काल्पनिक है का इसका मतलब p और q इमेजिनरी पॉइंट्स हैं, वो हैं ही नहीं। अर्थात रेखा तथा दीर्घवृत्त का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, वो ये वाली सिचुएशन होगी। फिगर में जो हमने 3 सिचुएशन दिखा रखी हैं, तो ये वाली सिचुएशन होगी कि रेखा और दीर्घवृत्त बिल्कुल दूर दूर होंगे, उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कोई p और q होंगे ही नहीं। जब p और q के बीच की दूरी काल्पनिक आ रही है तो इसका मतलब कोई p और q है ही नहीं, तो ये सिचुएशन होगी। और तीसरा जो केस है उसमें जब a² m² + b² c² के बराबर हो जाए, तो फिर c² को इधर लेने पर यहाँ से आ जाएगा कि a² m² + b² माइनस c² 0 हो जाएगा। और जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो इसका मतलब रूट के अंदर का पद 0 हो गया, ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो पूरी ही राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, यानी pq = 0। और pq = 0 अगर, यानी जीवा की लंबाई अगर 0 है, यहाँ से यहाँ तक जीवा की लंबाई अगर 0 है, तो इसका मतलब ये p और q एक ही पॉइंट है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 0 तभी हो सकती है जब वो दोनों बिंदु एक ही जगह पर हों। तो इस स्थिति में जबकि a² m² + b² c² के बराबर है, तो इस स्थिति में जीवा की लंबाई p की 0 होगी, और इस स्थिति में p और q एक ही बिंदु होंगे। और जब p और q एक ही बिंदु हो गए, यानी कॉन्सिडेंट हो गए, यानी संपाती हो गए, तो इसका मतलब है कि रेखा दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा होगी, यानी ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी।
जब रेखा दीर्घवृत्त को केवल एक बिंदु पर टच कर रही है, यानी कि दोनों कॉमेंट पॉइंट एक के ऊपर एक आ गए, ओवेनिस्ट हो गए, तो P और Q एक ही जगह आ गए, तो ये स्पर्शता की स्थिति बन जाती है, सिचुएशन ऑफ टेंजेंसी। वो कब होगा? जब a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो, या अगर इसी को c के लिए हल करें तो आ जाएगा c बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अतः स्पर्शता का प्रतिबंध क्या हो गया, यानी वो दीर्घवृत्त और वो रेखा, तो रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करे उसका प्रतिबंध ये है कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे ए और बी दीर्घवृत्त से प्राप्त होंगे और एम और सी रेखा से प्राप्त होंगे। तो दीर्घवृत्त के ए और बी और रेखा के एम और सी ऐसे होने चाहिए ताकि ये रिलेशन संतुष्ट हो जाए, तब ये पता लगता है कि वो रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श कर रही है। और जब ये स्पर्श रेखा है, क्योंकि हमारे पास जो हमने लाइन लेके चल रहे थे वो क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस सी, और यहाँ पे क्या आ रहा है कि अगर इसका c इतना हो यहाँ से प्राप्त, जो कि कितना होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर इस लाइन में c इतना हो तो ये लाइन स्पर्श रेखा हो जाती है। तो इसका मतलब जब अगर इस लाइन की इक्वेशन में c का वो मान रख दें जो कि स्पर्शता की कंडीशन से प्राप्त हुआ है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस c का मान प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लाइन फिर ऑलवेज टेंजेंट होगी, हमेशा स्पर्श रेखा होगी, चाहे एम इसमें कितना भी रखें। तो ये क्या प्राप्त हो गया, और ये दो लाइन हैं, एक प्लस चिन्ह से और एक माइनस चिन्ह से, और दोनों समांतर होंगी क्योंकि दोनों की प्रवणता एक ही है। तो ये क्या प्राप्त हो गया, दीर्घवृत्त की एम प्रवणता वाली दो परस्पर समांतर स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन और एक एलिप्स का इंटरसेक्शन करके, उनका प्रतिच्छेदन करके ये पता लगाया है कि वो लाइन और वो एलिप्स रिलेटिवली किस पोजीशन में है, और उन पोजीशनों का पता उनके समीकरणों से कैसे लगा सकते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ देख लिया, वो डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है या बराबर है। इन बातों पे डिपेंड कर रहा है कि वो लाइन और एलिप्स रिलेटिवली किस पोजीशन में होंगे। इस केस में रेखा दीर्घवृत्त को दो स्पष्ट बिंदुओं पर काटेगी, दो डिफरेंट पॉइंट्स पर काटेगी और जीवा की लंबाई धनात्मक होगी। और इस केस में रेखा दीर्घवृत्त को कहीं नहीं काटेगी, काल्पनिक स्थिति होगी, यानी कि रेखा अलग और दीर्घवृत्त अलग, कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और जब ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर हो, उस स्थिति में रेखा दीर्घवृत्त को स्पर्श करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।